नाज़रीन कराम, इस केस के आगाज में नकीस और आर्तुक साहब कुछ कागजात तैयार करने में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद नकीस कहता है कि बाजार के तमाम मामलात के कागजात मुकम्मल हो गए हैं आर्तुक साहब। इतने में आई बिलगे खातून और अताज वहाँ पहुँचते हैं। सलाम दुआ के बाद आर्तुक भाई कहता है कि आई बिलगे खातून, इसमें कई कबीले का तमाम हिसाब किताब मौजूद है। फिर नकीस एक रजिस्टर देते हुए कहता है कि इसमें बाजार के अखराजात का हिसाब मौजूद है। आई बिलगे खातून रजिस्टर खोल कर देखने लगती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि अर्तुल साहब के जाती माल के बारे में आपका क्या ख्याल है आर्तुक साहब। हकीम आर्तुक कहता है कि अर्तुल साहब के पास उसका जाती घोड़ा और एक तलवार है। आई बिलगे खातून हैरान होकर पूछती हैं कि इतने बड़े अर्तुल साहब के पास बस यही है। हकीम आर्तुक कहता है कि हाँ, यही सच है। अर्तुल साहब सोना और चांदी नहीं इकट्ठा करते और ना ही दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं। उनकी दौलत उनका वाहिद नाम है। फिर अताज कहता है कि क्या आपको उम्मीद है कि हम यकीन कर लेंगे। हकीम आर्तुक कहता है कि यही सच है। आई बिलगे खातून कहती है कि अर्तुल साहब का नाम अलग बात है और टैक्स का मामला अलग बात है। इंशाल्लाह कल हम सब कबीलों में जाएंगे और माल की गिनती करेंगे। इसके बाद हम अर्तुल साहब से भी बात करेंगे। दूसरी तरफ कई कबीले में उस्मान को ख्याल आ रहा था जब उसने थियोकलस की बेटी निया से वादा किया था कि मैं उसका हार तलाश करके लाऊंगा। इसके बाद उसे ख्याल आता है कि जब उसके बाबा ने उसे मना किया था कि अकेले कबीले से बाहर नहीं जाना। इतने में सावजी पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो उस्मान। उस्मान कहता है कि मैं शिकार की तैयारी कर रहा हूँ भाई। बिल्कुल भी नहीं उस्मान, बाबा ने हमें शिकार पर जाने से मना किया था। हम बाबा की नाफरमानी नहीं कर सकते। लेकिन उस्मान मुसलसल अपनी तीर कमान साफ कर रहा था। इसी दौरान ड्रैगोस और उसके साथी गार में मौजूद थे। फिर रईस कहता है कि गवर्नर यानी थियोकलस का इंतजार कर रहा है। उसने उसे तलाश करने के लिए अपने आदमी भेजे हैं। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि थियोकलस कई कबीले में है, वरना वो उसे अर्तुल से तलब करेगा। अगर थियोकलस ने गवर्नर को मालूमात दे दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ड्रैगोस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। थियोकलस कल जहर से मारा जाएगा। सब यही समझेंगे कि वो जख्मी होने की वजह से मरा है। काराबेला पूछता है कि और उसकी बेटियों के बारे में क्या ख्याल है। ड्रैगोस कहता है कि वो अपने बाप के मरने के बाद कई कबीले से चली जाएंगी और जैसे ही वो कई कबीले से बाहर निकलेंगी तो उनका भी खात्मा हो जाएगा। फिर ड्रैगोस कहता है कि अब मेरी बात गौर से सुने। कल अताज बे और उसके सिपाही टैक्स के मामले के लिए दूसरे कबीलों में रवाना होंगे, लेकिन वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। लईस कहता है कि आपके दिमाग में क्या है कमांडर ड्रैगोस। ड्रैगोस कहता है कि गुंदूस के गुस्से के बारे में हर कोई जानता है। हम इस हमले का इल्जाम गुंदूस पर लगाएंगे और ये हमला अर्तुल और उसकी रियासत के दरमियान दुश्मनी पैदा करवा देगा। हम अर्तुल के निजाम को सिर्फ इसी तरीके से तबाह कर सकते हैं। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। मंगोलों का काफिला एक जगह रुका हुआ था। इतने में अर्तुल और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और चुप कर बैठ जाते हैं। एक मंगोल कह रहा था हम ये संदूक लागू खान तक पहुंच जाएंगे। काराबोरो कह रहा था हम ये संदूक लागू खान तक पहुंचाएंगे। कमांडर कहता है कि जैसा आपका हुक्म कमांडर बोर्जगिन। इतने में अर्तुल हमले का इशारा कर देता है। इस तरह अर्तुल के सिपाही बहुत से मंगोलों को मारकर काराबोरो को घेरे में ले लेते हैं। काराबोरो कहता है कि तुम्हारी हम पर हमले की जुर्रत कैसे हुई, कौन हो तुम। अर्तुल चेहरे से नकाब हटा देता है। ये देखकर काराबोरो कहता है कि अर्तुल तुम। अर्तुल कहता है कि अब तुम अपने हर काम की कीमत चुकाओगे। तुम क्या समझते होगे मैं तुम्हें ये सब करने के बाद जाने दूंगा। काराबोरो कहता है कि मुझे तुम्हें महल में ही मार देना चाहिए था। अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुल। अर्तुल कहता है कि मेरे इंतकाम की तलवार तुम सब के लिए काफी है। इस तरह अर्तुल उसे मार देता है। इसके बाद अर्तुल संदूक देखने लगता है। संदूक देखकर वो कहता है कि इसकी चाबी गायब है। इसी दौरान दो मंगोल सिपाही घोड़ों पर जा रहे थे। एक जगह वो रुक जाते हैं। एक सिपाही कहता है कि उन्होंने हमारे सारे आदमी मार दिए हैं, अब हम क्या करेंगे। इसके बाद दूसरा आदमी कहता है कि सब ठीक है, संदूक की चाबी मेरे पास है, इसके बगैर संदूक बेकार है। वो इसे हासिल करने के लिए हमारे पीछे आएंगे। हम उनके लिए जाल बिछाकर पता लगाएंगे कि वो कौन है। अभी हमें अमीर बहाउद्दीन की तरफ जाना चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है कि इसकी चाबी उन दो जासूसों के पास है, हम इसे तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत अहम कागजात हैं।
हमें हर हाल में वो चाबी तलाश करनी होगी। अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत और मर्गिन तुम उन 2 जासूसों के पीछे जाओ, शायद वो अमीर बहाउद्दीन की तरफ जाएंगे। हमें अभी कबीले जाकर टैक्स के मसले को हल करना होगा, इससे पहले कि मामला हमारे हाथ से निकल जाए। मर्गिन कहता है कि इंशाल्लाह हम चाबी हासिल करने तक नहीं रुकेंगे। अर्तुगरुल कहता है कि सिर्फ चाबी जरूरी नहीं है मर्गिन, अगर हम जान लें कि उनकी मदद कौन कर रहा है तो जीत हमारी होगी। इसके बाद अर्तुगरुल उन्हें कुछ हदायत देने लगता है। कई कबीले में सावजी की आंख खुलती है तो वो उस्मान को गायब पाता है। ये देखकर वो कहता है कि आह उस्मान आह, तुम फिर भी शिकार पर चले गए। फिर वो उठता है और उसके पीछे जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान जंगल में पहुंच चुका था ताकि नेहा का हार तलाश कर सके। इसी दौरान कई कबीले में नेहा के वालिद की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। इतने में कबीले की तबीबा आकर उसका मुआयना करती है और उसे मजीद दवा पिला देती है जिसमें द्रैगोस के आदमी ने जहर मिला दिया था। इसी दौरान गुंदूस भी जंगल में पहुंच चुका था क्योंकि वो आज अपनी महबूबा ईरान से मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद ईरान भी अपनी सहेली के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। ईरान गुंदूस के पास आकर कहती है कि जब तुमने अपने जज्बात का इजहार किया था तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकी, मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ। गुंदूस कहता है कि तो इस सारे वक्त में मेरा इंतजार फजूल नहीं था मेरी खूबसूरत ईरान। ईरान कुछ सोचकर परेशान हो जाती है। गुंदूस पूछता है कि क्या हुआ। ईरान कहती है कि मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि कहीं ये एहसासात बचपन के बुखार की तरह ना हो। गुंदूस कहता है कि अगर ये बचपन के बुखार की तरह है तो मैं कभी भी जवान नहीं होना चाहूँगा, चाहे मैं सारी जिंदगी बुखार में जलता रहूं, मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचूंगा। इतने में ईरान की सहेली उसे आवाज देती है कि सिपाही आ रहे हैं। फिर ईरान कहती है कि मेरे बाबा के सिपाही आ रहे हैं, वो मुझे किले की तरफ ले जाएंगे। ये कहकर वो चल पड़ती है। दूसरी तरफ जंगल में द्रैगोस के आदमी घात लगाए बैठे थे। अताज भी और उसके सिपाही आ रहे थे। ये देखकर द्रैगोस और उसके आदमी हरकत में आ जाते हैं। इसी दौरान गुंदूस भी जंगल में हार तलाश कर रहा था। कुछ ही देर में उसे हार मिल जाता है। सावजी भी उसे तलाश करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और घोड़े से उतर कर कहता है कि चलो भाई कबीले चलो। उस्मान कहता है कि मैंने एक बड़ा परिंदा देखा है भाई, मैं शिकार करके जाऊंगा। सावजी उसे कहता है कि नहीं भाई अभी कबीले चलो, लेकिन उस्मान नहीं मानता और एक तरफ भाग जाता है। सावजी भी अपना घोड़ा बांधकर उसके पीछे भाग जाता है। दूसरी तरफ द्रैगोस के आदमी अताज के काफिले पर हमला कर देते हैं। इसी लड़ाई के दौरान अताज और द्रैगोस का आमना सामना होता है। अताज कहता है कि अपना नकाब हटाकर मर्दों की तरह लड़ो, क्या चाहते हो। द्रैगोस कहता है कि तुम्हारी जान। हमने तुम्हें बताया था कि दूसरे कबीलों की तरफ मत जाना, लेकिन तुम नहीं माने। मंगोलों के कुत्तों के लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं है। ये सुनकर अताज कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम किसके कुत्ते हो। ये कहकर वो हमला कर देता है। इसी दौरान उस्मान शिकार करते करते उस लड़ाई वाली जगह के करीब पहुँच जाता है। फिर सावजी कहता है कि चलो भाई कबीले चलो, ये हमारे लिए कोई मुसीबत हो सकती है। उस्मान कहता है कि अगर ये हमारे सिपाही हुए तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ अताज के सिपाही मरते जा रहे थे। उस्मान देखकर कहता है कि ये तो आइबिलगे खातून के सिपाही हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। डाकुओं ने इनके लिए जाल बिछाया है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सावजी उस्मान को रोक लेता है। इतने में अताज भागने की कोशिश करता है और अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगता है। द्रैगोस उसे भागता हुआ देखकर पीछे से तीर चलाता है जो कि ठीक निशाने पर लगता है और अताज जख्मी हो जाता है। अताज के सारे साथी मारे जा चुके थे। द्रैगोस कहता है कि बहुत अच्छे, अब बाजार में अफरा तफरी देखने का वक्त आ गया है, इस तुम वापस केले जाओ। इसके बाद वो सब वहाँ से चल पड़ते हैं। सावजी उस्मान को कहता है कि उस्मान उठो, वापस कबीले चलें, इससे पहले कि हम किसी मुसीबत में फंसे। उस्मान रजामंद हो जाता है और वो उठकर चलने लगते हैं, लेकिन द्रैगोस के आदमी उसके कदमों की आवाज सुन लेते हैं। काराबेला उन्हें देखकर कहता है कि ये भागने ना पाए, इसका पीछा करो। उसके बाद सब आदमी उनके पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी सावजी को पकड़ लेता है। उस्मान उस पर तीर कमान तान कर कहता है कि छोड़ दो मेरे भाई को। फिर वो आदमी कहता है कि तुम अपनी तीर कमान फेंक दो, लेकिन उस्मान तीर कमान नहीं फेंकता। मौका मिलते ही सावजी उसके बाजू पर काट देता है और उस्मान तीर चला देता है, जिससे वो आदमी जख्मी होकर गिर जाता है और वो आगे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगल में 2 मंगोल जासूस मौजूद थे। एक आदमी तीर लगने की वजह से जख्मी था। इसी दौरान तुर्गुत और उसके सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तुर्गुत कहता
कहता है कि हम चाबी हासिल करेंगे, लेकिन जरूरी चीज ये है कि हम इनके अंदर घुसकर मालूमात हासिल करें। हम इनके सारे साथियों का पता चलाएंगे। इसके बाद तुरगुत अपने साथियों को कुछ हदायत देने लगता है। इसके बाद कुछ सिपाही एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाजार में आई बिलगा खातून चहलकदमी कर रही थी। इतने में अताज बे जख्मी हालत में उधर पहुंच जाता है। बाजार के सारे आदमी हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। आई बिलगा खातून भी अताज बे कहते हुए उसकी तरफ भागने लगती है। घोड़े से उतारकर आई बिलगा खातून उससे पूछती है, क्या हुआ, किसने किया? ताज बे कहता है कि हम पर हमला हुआ था आई बिलगा खातून, मुझे लगता है कि ये गुंदूस ने किया है। इसके बाद हकीम आर्तुक उसके पास आकर उसका मुआयना करने लगता है। इसके बाद वो तीर तोड़कर तीर को देखने लगता है। तीर देखकर हकीम आर्तुक कुछ परेशान हो जाता है। आई बिलगा खातून पूछती है कि क्या हुआ हकीम आर्तुक साहब? हकीम आर्तुक कहता है कि ये तुर्कों का तीर है। इसके बाद गुंदूस भी बाजार में पहुंच जाता है। गुंदूस को देखकर आई बिलगा खातून कहती है कि गुंदूस ये तुमने क्या किया है? गुंदूस हैरान होकर घोड़े से नीचे उतर आता है। आई बिलगा खातून कहती हैं कि ये तुमने किया है। गुंदूस कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? आई बिलगा खातून कहती हैं कि तुमने मेरे सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार दिया। गुंदूस कहता है कि अपनी हद में रहो आई बिलगा खातून, मैं क्यों तुम्हारे सिपाहियों को कत्ल करूंगा? तुम किस हमले की बात कर रही हो? आई बिलगा खातून कहती हैं कि जब हम कबीले में आए थे तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें दूसरे कबीलों से टैक्स इकट्ठा नहीं करने दूंगा और ये तीर तुर्कों का है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? गुंदूस कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? आई बिलगा खातून कहती हैं कि तुम्हारा घोड़ा थका हुआ है, या तो तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो या तुम इस जुर्म का एतराफ कर लो। फिर गुंदूस कहता है कि ना ही मेरा और ना ही किसी कई वाले का इस हमले से कोई ताल्लुक है, मेरे रास्ते से हट जाओ। आई बिलगा खातून उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि असल जाल बिछाने वाले तुम हो, मैं यहाँ तुम्हें काट डालूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब मर्द बनो और इस गंदे खेल का एतराफ करो। ये सुनकर गुंदूस उसे एक थप्पड़ मार देता है। इस तरह आई बिलगा खातून का खंजर अर्तुगरुल को लग जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।